अपना टॉपिक है स्टूडेंट सीपीआर, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, सीपीआर क्या है? एक मोस्ट क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर जो यूज़ आने वाला सबसे ज़्यादा जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं जिसका नाम है सीपीआर, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। इसके अंदर देखो सबसे पहले वर्ड के अंदर बात करें 2 वर्ड्स हैं। देखो सीपीआर के अंदर कार्डियो, ठीक है, कार्डियो और पल्मोनरी। ठीक है, इट मीन्स आपको पता है कार्डियो मीन्स हार्ट होता है, ठीक है, कार्डियो मीन्स, और पल्मोनरी मीन्स ये आपके लंग्स हो गए। ठीक है, पल्मोनरी मीन्स लंग्स। ठीक है, इसका मतलब कार्डियक और पल्मोनरी, जिससे क्या हो जाएगा, कार्डियक पल्मोनरी मीन्स कंप्रेशन करना है, हार्ट को कंप्रेशन करना है, और पल्मोनरी मीन्स आपको ऑक्सीजन देना है उसको। ठीक है, पंप करोगे फिर ऑक्सीजन दोगे, उससे क्या होगा, जो ब्रेन होगा वहाँ तक क्या जाएगा स्टूडेंट, ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। ब्लड पहुंचेगा तो ऑक्सीजन पहुंचेगी, और जो पेशेंट है उसका जो हार्ट का फंक्शन है और जो ब्रेन के फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, रीस्टोर हो जाएंगे। मैंने क्या बोला आपको, क्या हो जाएगा ऐसा करने से, ब्रेन और हार्ट के जो फंक्शन है वो रीस्टोर हो जाएंगे। कैसा, क्या करने से, जब आप हार्ट को पंप करोगे, ये देखो हार्ट है यहाँ पे इमेज के अंदर शो हो रहा है, हार्ट हो रहा है, और ये यहाँ पे पंप कर रहा है। ठीक है, पंप कर रहा है। पंप किस तरह से कर रहा है, देखो एक मेथड होता है इस तरह से, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ इस तरह से करके, और इस वाली हील, ये हील होती है, ये हैंड की हील बोलते हैं इसको, यहाँ से प्रेस करना होता है। ठीक है, प्रेस करना है इस तरह से एक दूसरे के हाथ को इंटरलॉक करके, और यहाँ प्रेस कर रहा है चेस्ट के, और ये भी कहाँ करते हैं, लोअर 1/3 वाले पे, स्टर्नम का जो लोअर 1/3 पार्ट है वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, वो अभी अपन आगे नेक्स्ट बात करेंगे कि कितना कंप्रेशन होता है, कितना उसके अंदर डेप्थ अपन मानते हैं। तो जब पंप करेंगे तो क्या होगा, पंप करेंगे तो हार्ट को पंपिंग में हेल्प मिलेगी कंप्रेशन करने से, और फिर वो कहाँ पे जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन O2 मिलेगी और ब्रेन तक पहुंचेगा। इस तरह से कार्डियक और पल्मोनरी रिससिटेशन। पल्मोनरी में किस तरह से हेल्प मिलेगी, आप कंप्रेशन देने के बाद क्या दोगे, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। ठीक है, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग करोगे, पेशेंट को दोगे, या फिर अम्बुबैग की सहायता से भी दे सकते हैं, या फिर अम्बुबैग की सहायता से, अम्बुबैग आर्टिफिशियल माउथ ब्रीदिंग यूनिट। ठीक है, आर्टिफिशियल माउथ ब्रीदिंग यूनिट बोलते हैं, या फिर उससे दे सकते हैं। इस तरह से आपने एक देखा होगा इमेज होता है, पीछे बैलून होता है बड़ा सारा, ठीक है, वो होता है एम्बुबैग, यहाँ से पेशेंट के मास्क लगा दिया जाता है यहाँ से, और ये बैग होता है एम्बुबैग। ठीक है, तो एम्बुबैग की सहायता से या फिर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दोगे तो वो एयर जाएगी किसमें, लंग्स के अंदर। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना % उसको एयर मिलता है। ठीक है, O2 मिलता है। ठीक है, तो 16% O2 पेशेंट को मिलती है सीपीआर के दौरान जब माउथ टू माउथ ब्रीदिंग की जाती है। ठीक है, तो उस दौरान पेशेंट को जो अपन एक्सपायर कर रहे हैं, क्योंकि यदि मैं किसी को माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं अपन, उस दौरान क्या होता है, एक्सपायरेशन करना। ठीक है, इस तरह से हवा देना मीन्स एक्सपायर करना, बाहर की तरफ हवा निकलना, एक्सपायरेशन हो गया। तो एक्सपायरेशन के दौरान जो O2 निकलती है कितनी % होती है, वो 16% होती है स्टूडेंट। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से अपन पल्मोनरी, ठीक है, तो ये बोला कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इस यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स रिब्स भी होती हैं इस तरह से, यहाँ पे रिब्स भी होती हैं, क्लियर है। रिब्स कितनी होती है आप सभी को पता है, 12 पेयर्स क्या होती हैं, रिब्स होती हैं, 12 पेयर रिब्स होती हैं, क्लियर है। तो उसके अंदर बात करें कि सबसे मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर होने वाली रिब्स है वो कितने नंबर की है, 4th and 6th, 4th और 6th नंबर की जो रिब्स हैं, जब सीपीआर देते हैं अपन, सीपीआर के दौरान 4th और 6th नंबर की जो ये रिब्स हैं वो क्या होती हैं, फ्रैक्चर्ड हो जाती हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, कौन से नंबर की रिब्स के अंदर फ्रैक्चर देखने को मिलता है जब अपन सीपीआर देते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर जाना चाहिए स्टूडेंट्स, 4th and 6th रिब्स के अंदर क्या होता है, फ्रैक्चर होता है, क्योंकि इसी लेवल पे क्या होता है, अपना हार्ट होता है 1/3 वाले पोर्शन पे, स्टर्नम के 1/3 वाले जो पोर्शन होता है उसी लेवल पे ये 4th और 6th रिब्स होती हैं। तो वहाँ पे यदि आप कंप्रेशन करोगे, ज़्यादा कंप्रेशन कर दोगे
टू मच आप उस पर प्रेशर लगा दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, रिब्स फ्रैक्चर हो जाएंगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं BLS। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा BLS और ACLS। BLS और ACLS। BLS की फुल फॉर्म होती है बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट मीन्स इसके अंदर कोई ज़्यादा अपन ड्रग्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जबकि एडवांस क्रिटिकल लाइफ सपोर्ट में क्या करेंगे अपन, एडवांस के अंदर क्या करेंगे, ड्रग्स का यूज़ करेंगे, ड्रग्स और वेंटिलेशन का यूज़ करेंगे, तो उसको बोलते हैं एडवांस, ठीक है। एडवांस ठीक है। एडवांस मीन्स आप उसके अंदर ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं। और बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर BLS के अंदर इट मीन्स उसके अंदर आप CAB का यूज़ कर रहे हैं। CAB आपने पढ़ा है, कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीदिंग, ठीक है। इसका यूज़ करके आप क्या कर रहे हो, पेशेंट का जो लाइफ सेव कर रहे हो, ठीक है। एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जिसका नाम है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। सबसे पहले बात करें, जब भी आपके सामने कोई पेशेंट आता है, ठीक है, कोई पेशेंट है वो फॉल डाउन हो चुका है, गिरा हुआ है और अनकॉन्शियस वाली कंडीशन में, आपको लगता है कि उसके कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, तो आपको CPR देने की ज़रूरत पड़ेगी, नीड पड़ेगी। तो सबसे पहले सीन सेफ्टी, इट मीन्स वो यदि मान लो रोड के बीच में कोई पेशेंट गिर जाता है, रोड के बीच में मान लो आप बस स्टैंड पे खड़े हैं और आपने देखा कि एक जो क्लाइंट है वो गिर गया, ठीक है, फॉल डाउन हो गया अचानक, और आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको सेफ जगह पे ले जाना है, ठीक है, साइड में करना है, सेफ जगह पे ले जाना है। तो सीन सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सीन सेफ्टी, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है स्टूडेंट कि इनमें से सबसे प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा, सीन सेफ्टी। CPR देते समय ये ध्यान रखना है पेशेंट सेफ होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, चेक द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द पेशेंट। फिर रेस्पॉन्स चेक करना है, पेशेंट को साइड में लेने के बाद, सेव करने के बाद उसका रेस्पॉन्स चेक करना है। रेस्पॉन्स चेक करने के लिए आपको 2 स्केल यूज़ करने होते हैं, 2 स्केल्स आर यूज्ड, जिनका नाम है GCS स्कोर और अबगार स्कोर। अबगार स्कोर करेंगे अपन पीडियाट्रिक के अंदर यदि छोटे बच्चे हैं, ठीक है, और अपन GCS है ये किसके अंदर यूज़ करेंगे, एडल्ट के अंदर, ठीक है। तो GCS और अबगार अपन को यूज़ करना है, किसके लिए, कॉन्शियसनेस या रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए। GCS अबगार कब यूज़ करते हैं, जब न्यूबॉर्न होता है, जब नया बच्चा पैदा होता है, उस समय अपने को उसके अंदर उसका रेस्पॉन्स चेक करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, अबगार स्कोर, जिसके अंदर अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, ठीक है, एक्टिविटी और R मीन्स रेस्पिरेटरी एफर्ट, अबगार। और GCS के अंदर EVM अपन चेक करते हैं, आई रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटा रेस्पॉन्स, ठीक है, क्लियर है। जबकि GCS के अंदर मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, मैक्सिमम 15 होता है और मिनिमम 3 होता है। और जबकि अबगार के अंदर मैक्सिमम मिनिमम की बात की जाए तो 10 होता है, मैक्सिमम और मिनिमम होता है 0, क्लियर है। ये आपको इस तरह से पता होना चाहिए। और इसके अंदर 3 क्राइटेरिया होते हैं, EVM, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटार रिस्पॉन्स। ई का हाईएस्ट पॉइंट 4 होता है, वर्बल का 5 होता है और मोटार का 6 होता है हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। इस तरह से टोटल ये हो गए 15। और इन सब का जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो होता है 1, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। इस तरह से अपन इसको करते हैं, GCS और अबगार स्कोर को चेक करना है। फिर नेक्स्ट बात करें, एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स। फिर नेक्स्ट आपने सेव कर लिया पेशेंट को, सेव करने के बाद में आपने अबगार GCS की सहायता से उसका रिस्पॉन्स चेक कर लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, स्कैन द चेस्ट मूवमेंट फॉर ब्रीदिंग। पेशेंट का GCS वगैरह चेक करने के बाद आपको चेक करना है कि चेस्ट मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि चेस्ट मूवमेंट नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, कोड ब्लू देना है। कौन सा कोड दबाना है, कोड ब्लू। और ये भी रिसेंटली एम्स के अंदर पूछा गया है, कंबाइंड एम्स के अंदर, कि कोड ब्लू कब यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो कार्डियक कंडीशन होती है उसके लिए। क्योंकि चेस्ट मूवमेंट जब भी तो होगा जब हार्ट पंप करेगा, ब्रीदिंग होगी, ठीक है। तो यदि ये अरेस्ट हो जाता है तो अपने को कोड ब्लू देना है। तो कोड ब्लू कब यूज़ करते हैं, कार्डियक अरेस्ट के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स के अंदर कि कार्डियक अरेस्ट के लिए कौन सा कोड यूज़ किया जाता है कार्डियक अरेस्ट कंडीशन में।
आप लोगों का राइट आंसर जाना चाहिए स्टूडेंट्स, कोड ब्लू कोड या फिर क्रैश कार्ट। दोनों कंडीशन के अंदर क्रैश कार्ट भी पूछ लिया जाए तो क्या आंसर जाएगा आपका, कोड ब्लू, क्योंकि क्रैश कार्ट भी जब भी यूज़ करते हैं जब हार्ट कार्डिक अरेस्ट वाली कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट बात की जाए, एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम एंड गेट AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इसका भी अपन आगे इसके बारे में अपन पढ़ेंगे अच्छे से। AED क्या होता है, उसका इमेज कैसा देखा जाता है। तो ये इमरजेंसी सिस्टम होता है जिसको अपने को एक्टिवेट कर देना है। कोड ब्लू के बाद में कोड ब्लू की टीम पहुंच जाएगी। फिर करना है चेक फॉर साइन ऑफ सर्कुलेशन बाय चेकिंग पेशेंट कैरोटिड पल्स। अब सर्कुलेशन को चेक करना है, पेशेंट के सर्कुलेशन। CPR स्टार्ट करने से पहले ये सब चेक करने हैं, ये सब करने होते हैं स्टार्टिंग में। सीन सेफ्टी कर लिया, पेशेंट को साइड में ले लिया आपने। फिर GCS अबगार की सहायता से उसके अंदर रेस्पॉन्स चेक कर लिया। फिर आपने उसके चेस्ट मूवमेंट देख लिए, कोड ब्लू दे दिया। फिर आपने एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है, वो मंगवा लिया, एक्टिवेट कर लिया उसको। और फिर उसके बाद में आपने क्या किया, आपको क्या करना है, फिर पल्स सर्कुलेशन चेक करना है। तो गले के अंदर, नेक रीजन के अंदर पल्स चेक किया जाता है। ये भी क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया स्टूडेंट्स, एम्स पटना के अंदर 2020 जो एग्ज़ाम लगा उसके अंदर पूछा गया कि नेक के अंदर जो पल्स होती है, सिंपली वन लाइनर क्वेश्चन था कि उसको क्या बोला जाता है, कैरोटिड पल्स, ठीक है। तो कैरोटिड पल्स को चेक किया जाता है, वो किया जाता है एडल्ट के अंदर। अभी नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि चिल्ड्रन के अंदर क्या यूज़ करेंगे, CPR के दौरान कौन सी पल्स चेक करेंगे, इन्फेंट के अंदर क्या यूज़, चिल्ड्रन के अंदर, इन्फेंट के अंदर अपन आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मुख्य तौर से मोटा मोटा देखें तो कैरोटिड पल्स एडल्ट के अंदर चेक की जाती है, ठीक है, सर्कुलेशन को पता करने के लिए। फिर नेक्स्ट बात करें, इफ़ द विक्टिम इज अनरेस्पॉन्सिव, और आपने चेक कर लिया, कैरोटिड पल्स चेक कर ली, और यदि वो अनरेस्पॉन्सिव है, ठीक है, तो नॉट ब्रीदिंग, और कोई ब्रीदिंग भी नहीं है, कोई मूवमेंट भी नहीं है, और जस्ट गैस्पिंग, पेशेंट गैस्पिंग कर रहा है, एंड देयर इज नो कैरोटिड पल्स, उसके कोई कैरोटिड पल्स भी नहीं है, फेल्ट इमीडिएटली बिगिन चेस्ट कंप्रेशन। तुरंत बाद आपको क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देना है। जब भी पेशेंट के कोई कैरोटिड पल्स फील नहीं हो, कोई चेस्ट के मूवमेंट नहीं है, फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट, चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देना है। द कंप्रेशन वेंटिलेशन फॉर सिंगल एंड डुअल रेस्क्योर एडल्ट के अंदर 3:2, ठीक है, चाहे पेशेंट चाहे सिंगल रेस्क्योर हो चाहे 2 रेस्क्योर। इस सिंगल रेस्क्योर टू डबल रेस्क्योर का मतलब ये होता है स्टूडेंट, यदि मान लो पेशेंट है, यदि मान लो मैं पेशेंट हूँ, ठीक है, मेरे कार्डियक अरेस्ट है, मेरे कोई भी पल्स और चेस्ट मूवमेंट नहीं आए, और यदि मेरे को 2 जने 2% यदि मुझे क्या दे रहे हैं, CPR दे रहे हैं, ठीक है, एक तो मुझे ब्रीदिंग दे रहा है, एक चेस्ट कंप्रेशन कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे 2 रेस्क्योर, मतलब 2 जने मुझे क्या कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, ठीक है, मेरी लाइफ सेविंग कर रहे हैं। यदि 2% तो बोलेंगे 2 रेस्क्योर। यदि 1% यदि मेरे को CPR भी दे रहा है, ब्रीदिंग भी दे रहा है, तो उसको बोलेंगे सिंगल रेस्क्योर। यदि मुझे रेस्क्यू करने वाला सिंगल बंदा है तो सिंगल रेस्क्योर, यदि 2 हैं तो 2 रेस्क्योर, ठीक है। तो 2 रेस्क्योर हो चाहे सिंगल रेस्क्योर हो चाहे डबल रेस्क्योर हो, किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। तो एडल्ट के अंदर कितने देंगे, 30:2, ठीक है। 30:2 क्या है, ये कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो है, ठीक है। 30:2 क्या है, ये एक कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो है। फिर नेक्स्ट बात करें, डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन, कितना गहराई में चेस्ट को कंप्रेस करना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कर देंगे तो उससे क्या होगा, रिब फ्रैक्चर होने के चांस है, और वो भी कौन सी, 4 से 6 के बीच की जो रिब्स हैं वो फ्रैक्चर हो जाती हैं। तो इसलिए 2 इंच, ठीक है, 2 इंच के मीन 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर क्या करना है, डेप्थ उसके अंदर उसको दबाना है, प्रेस करना है। 1/3 ऑफ स्टर्नम, लोअर 1/3 जो पार्ट होता है स्टर्नम का, वहाँ से क्या करना है, ये देखो ये कंप्रेस कर रहा है, ठीक है, तो 1/3 पार्ट पे, और 5 सेंटीमीटर और 2 इंच बात करें तो। नेक्स्ट बात करें, द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो फॉर सिंगल रेस्क्योर इन चाइल्ड, यदि चाइल्ड हैं, ठीक है, चाइल्ड के अंदर बात करें, चाइल्ड की अभी एडल्ट के अंदर बात की थी, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, रेस्क्योर चाहे सिंगल हो डबल हो, 30:2 आपका राइट आंसर जाएगा कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो का। यदि क्वेश्चन आ जाए कि चिल्ड्रन के अंदर यदि सिंगल रेस्क्योर है तो कितना
कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो क्या रहेगा, 30:2 रहेगा। यदि चिल्ड्रन के अंदर 2 रेशियो रहे स्टूडेंट तो क्या रहेगा, 15:2, हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि यदि चिल्ड्रन के अंदर डबल रेशियो रहे तो कंप्रेशन वेंटिलेशन क्या रहेगा स्टूडेंट, आपका जाएगा राइट आंसर 15:2। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो जाते हो। ये 2 क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम के अंदर। एक तो ये कंप्रेशन वेंटिलेशन ये वाला, एडल्ट के अंदर चाहे 1 हो चाहे 2 हो 30:2 आपका राइट आंसर जाएगा। और चिल्ड्रन के अंदर यदि 1 रेशियो है तो 30:2, यदि डबल हो जाते हैं तो हाफ हाफ कर लेंगे। ठीक है, 15:2 हो जाएगा। हमेशा याद रखना ऑप्शन के अंदर ये 30 क्या है, कंप्रेशन है और 2 क्या है, वेंटिलेशन का है। हमेशा वेंटिलेशन का 2 ही रहेगा, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, सबसे मेन क्लू वर्ड आपको पकड़ना है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपको दिमाग में ये याद रखना है कि वेंटिलेशन रेशियो तो 2 ही रहेगा और कंप्रेशन जब चिल्ड्रन के अंदर डबल रेशियो की बात करेंगे तो हाफ हो जाएगा। आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, पुश हार्ड एंड फास्ट। जब भी पुश करोगे तो कैसे करना है, हार्ड करना है थोड़ा और फास्ट करना है, जल्दी जल्दी करना है। और एटलीस्ट 100 to 200 कंप्रेशन पर मिनट। ठीक है, कितने कंप्रेशन करने हैं पर मिनट, 1 मिनट में कितनी बार कंप्रेस करना है, 100 to 200। और जो स्टैंडर्ड यूज़ की जाती है, ठीक है, 100 to 120। ठीक है, 100 to 120 और 100 to 200 क्या एक रेंज है। ठीक है, तो 100 to 120 तो यूज़ करना ही करना है। ठीक है, कंप्रेशन पर मिनट। फिर बात करें मिनिमाइज इंटरप्शन इन बिटवीन द कंप्रेशन। जब भी आप कंप्रेस करो तो कंप्रेशन के दौरान जो इंटरप्शन आता है, ठीक है, जो टाइम लगता है उसको कम करना है हमेशा। ठीक है, इसका मतलब तुरंत जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, कंप्रेशन करना है। फिर नेक्स्ट बात करें, अलाउ द चाइल्ड टू रिकॉइल आफ्टर द ईच कंप्रेशन। जब भी आप कंप्रेस करो किसी, ठीक है, कंप्रेशन करोगे तो उसको वापस ऊपर आने देना है। ठीक है, रिब्स को वापस से उसको एलिवेट करने, उसको टाइम देना है। ऐसे नहीं कि आप कंप्रेस किए जा रहे हैं और बिल्कुल आपने नीचे तक कंप्रेस कर दोगे, ऐसा नहीं है। ऐसे कंप्रेस होने के बाद वापस चेस्ट उसको रिकॉल होना चाहिए, वापस ऊपर की तरफ आनी चाहिए चेस्ट। ठीक है, फिर वापस कंप्रेशन करो, फिर वापस चेस्ट ऊपर आएगी, फिर कंप्रेस करो, फिर वापस आएगी। इस तरह से नहीं करना है कि आप कंप्रेस करते जा रहे हो नीचे तक उसको टच कर दो। ठीक है, इसलिए अलाउ द चेस्ट टू रिकॉइल, उसको टाइम दो, इतना तो टाइम देना ही देना है कि वो वापस से रिकॉइल होने का टाइम देना है। फिर नेक्स्ट बात करें, आपके क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है CPR के अंदर कौन सी पोजीशन देनी है। जब CPR दोगे पेशेंट को, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन जब भी प्रोवाइड करवाते हो पेशेंट को, तो कौन सी पोजीशन देनी है स्टूडेंट, सुपाइन पोजीशन। हर एग्ज़ाम के अंदर जो भी एग्ज़ाम लगते हैं उनके अंदर पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है स्टूडेंट। तो CPR का भी पूछ सकते हैं, CPR के अंदर कौन सी पोजीशन देनी है, सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट बात करें, CPR के अंदर कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। पहले यदि बात करें तो ABC, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ये मेथड अपनाते थे। बट अब चेंज कर दिया गया है, क्या किया उसका मेथड को, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग कर दिया गया है। क्या किया, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग। क्योंकि आप जब CPR प्रोवाइड कराते हैं तो सबसे पहले सर्कुलेशन आपने चेक किया, फिर चेस्ट कंप्रेशन किया। इट मीन्स सर्कुलेशन पहले आएगा, फिर आपने एयरवे को हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड के द्वारा एयरवे को ओपनिंग की। ठीक है, और फिर आप उसको ब्रीथिंग देते हैं। ठीक है, तो CAB, ठीक है, CAB क्या है, सीक्वेंस है CPR देने की। पहले अपन क्या अपनाते थे, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, इसको इस तरह से माना जाता था। बट इसको अब चेंज कर दिया गया, करेक्ट कर दिया गया है। पहले ये गलत था। ठीक है, सभी लोग पहले इसको गलत पढ़ते थे, बट इसको अब करेक्ट कर दिया गया है न्यू गाइडलाइन के अंदर कि इसको CAB बोला जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करें, कंप्रेशन रेट क्या रहेगी, ये अपन ने पढ़ ली, 100 पर मिनट या फिर 100 to 120 पर मिनट। फिर नेक्स्ट बात करें,
चेस्ट रिकॉइलिंग का जो टाइम है वो कितना है, एवरी 2 मिनट, ठीक है। चेस्ट वॉल रिकॉइल एवरी 2 मिनट। फिर नेक्स्ट बात करें, कंप्रेशन इंटरप्शन टू बी मिनिमम लेस देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से कम होना चाहिए। जो कंप्रेशन इंटरप्शन टाइम होता है वो 10 सेकेंड से कम होना चाहिए। और ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग कितने मिनट से देनी है, सेकेंड से देनी है। 1 ब्रीथ एवरी 6 to 8 सेकेंड। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एम्स पटना के अंदर पूछा गया था। पटना और ऋषिकेश के अंदर दोनों में से किसी एक एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था कि कितने टाइम से, कितने सेकेंड से आपको ब्रीथ देनी है, ठीक है, कितने सेकेंड से आपको पेशेंट को ब्रीथ देनी है। तो 6 to 8 सेकेंड आपका राइट आंसर जाएगा स्टूडेंट। 1 ब्रीथ एवरी 6 to 8 सेकेंड। जब आप कंप्रेशन दे रहे हैं उसी दौरान हर 6 to 8 सेकेंड के अंदर आपको क्या देना है, ब्रीदिंग देना है, ठीक है, ब्रीदिंग देना है 6 to 8 सेकेंड के अंदर। तो पर मिनट के अंदर कितना हो जाएगा, 10 ब्रीथ हो जाएगा। यदि 6 to 8 सेकेंड के अंदर 1 ब्रीथ दे रहा है, ठीक है, तो यदि आप टोटल 1 मिनट का देखोगे तो 10 ब्रीथ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंटली पूछा जा चुका है। क्लियर है स्टूडेंट कि कितना ब्रीथ देना है। फिर नेक्स्ट बात करें, एईडी लाना है जितना भी जल्दी हो सके। एक्टिवेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। एईडी मीन्स ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि एईडी की फुल फॉर्म क्या होती है। ये क्या करेगा, ये बाहर से एक शॉक प्रोवाइड करवाने का काम करेगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, जो हार्ट की जो एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, वो वापस से आ जाएगी, ठीक है, एईडी की सहायता से। फिर नेक्स्ट बात करें एयरवे को अपन ने सीए भी पढ़ा है स्टूडेंट, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग। तो एयरवे को कैसे करना है मेंटेन, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड से। ये देखो आपके सामने एक इमेज शो हो रही है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट की। कंप्रेशन डेप्थ एडल्ट फॉर चिल्ड्रन नेक्स्ट है ये, और हेड टिल्ट की ये इमेज है, ठीक है। यदि पेशेंट ट्रोमा है, यदि नेक रीजन में कोई इंजरी हुई है पेशेंट को, तो कौन जो थ्रस्ट कब करते हैं, जो थ्रस्ट जब करना है जब पेशेंट क्या हो, सस्पेक्टेड हो कि उसके सर्वाइकल इंजरी है। क्योंकि सर्वाइकल इंजरी में यदि हेड टिल्ट करोगे, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करने से क्या होगा, हेड टिल्ट करने से जो सर्वाइकल न्यूरॉन्स है उनके अंदर क्या हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, और फर्दर और उसका डैमेज है वो और ज़्यादा हो सकता है। तो डैमेज को कम करने के लिए, ठीक है, उसके लिए अपन कौन सा मैन्योवर अपना रहे हैं, जो थ्रस्ट मैन्योवर अपना रहे हैं, ठीक है। जो थ्रस्ट क्या करेगा, फर्दर डैमेज होने से बचाएगा, ठीक है, जो सर्वाइकल इंजरी है उसको फर्दर और ज़्यादा डैमेज नहीं हो जाए, इसलिए जो थ्रस्ट, इसमें क्या है कि जो थ्रस्ट होगा केवल, जबकि हेड टिल्ट चिन लिफ्ट में क्या होगा, हेड भी क्या हो रहा है, टिल्ट हो रहा है। अब हेड टिल्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, उस वजह से यदि सर्वाइकल इंजरी होगी तो उसमें और ज़्यादा हो सकता है फर्दर, ठीक है। तो ये इमेज, यदि इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है आपका कि ये कौन सा मेथड है, तो जो थ्रस्ट आपका राइट आंसर जाना चाहिए। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये कौन सा मेथड है, तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट वाला ये मेथड है। फिर नेक्स्ट बात करें, कंप्रेशन डेप्थ एडल्ट। कंप्रेशन कितना रहता है, एडल्ट और चिल्ड्रन के अंदर बात की जाए तो 2 इंच, ठीक है, 2 इंच, 1.5 to 2 इंच, 5 सेंटीमीटर। या फिर इन्फेंट की बात करें तो 4 सेंटीमीटर, 1.5 इंच, या फिर उसको बोल सकते हैं अपन 1.5 इंच और या फिर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि इन्फेंट के अंदर आपसे पूछा जाए कि इन्फेंट के अंदर कितना डेप्थ में कंप्रेशन करना है, तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर 1.5 इंच आपका राइट आंसर जाना चाहिए। और एडल्ट का है तो 2 इंच आपका राइट आंसर जाना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर इन्फेंट गिव रेस्क्यू ब्रीथ एवरी 3 to 5 सेकेंड, ठीक है। यदि अपन इन्फेंट की बात करें, इन्फेंट के अंदर कितने सेकेंड के बाद क्या देना है, ब्रीथ देना है, तो एवरी 3 to 5 सेकेंड क्या देना है, ब्रीथ देना है, ठीक है, एवरी 3 to 5 सेकेंड देना है, ठीक है। जबकि अपन ने प्रीवियसली अपन ने पढ़ा था कि जब एडल्ट के अंदर, एडल्ट की जब अपन ने बात की थी, देखो यहाँ पे एडल्ट की अपन ने बात की थी तो 6 to 8 सेकेंड है, ठीक है,
कितना सेकंड है, एडल्ट के अंदर 6 to 8 सेकंड अपन ने ये पढ़ा। फिर उसके बाद में ये देखो यहाँ पे अपन ने ये पढ़ा 6 to 8 सेकंड, ठीक है 6 to 8 सेकंड पढ़ा, किसमें, एडल्ट की बात है ये, एडल्ट के अंदर ब्रीथ देनी है 6 to 8 सेकंड से। और अपन अभी नेक्स्ट अभी अपन ने पढ़ा इन्फेंट के अंदर एवरी 3 to 5 सेकंड, ठीक है आपको ये याद रखना है। 6 to 8 किसके अंदर यूज़ कर रहे हैं अपन, एडल्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, जबकि इन्फेंट के अंदर क्या यूज़ करना है, 3 to 5 सेकंड याद रखना है। और मिनट के अंदर देखें तो 12 से 20, 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट हो जाएगा, जबकि एडल्ट के अंदर 10 ब्रीथ पर मिनट हो जाएगा 6 to 8 सेकंड के हिसाब से। फिर नेक्स्ट बात करें, इस तरह से क्या होता है, ब्रीदिंग दी जाता है। ये क्या दे रहा है, ब्रीदिंग दे रही है, ठीक है अपना एक्सपायरेशन दे रही है। एक्सपायरेशन के दौरान कितना होता है, 16% O2 क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें, द स्टैंडर्ड वेंटिलेशन बैग यूज ड्यूरिंग CPR वॉल्यूम 600 ml, जो एडल्ट के अंदर अपन यूज़ करते हैं। स्टूडेंट जो एडल्ट की बात करें, एडल्ट एम्बू बैग जो यूज़ करते हैं एडल्ट के अंदर, ठीक है उसकी जो बैग होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 1600 ml होती है, ठीक है 600 ml होती है, ठीक है। और जो अब फिर नेक्स्ट बात करें फॉर टर्म नियोनेट, अब यदि बात करें टर्म नियोनेट की, टर्म इट मीन्स 37 to 40 वीक्स के बीच में क्या हुआ, बच्चे का जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, तो फॉर टर्म नियोनेट और इन्फेंट चिल्ड्रन लेस देन 8 ईयर, और 8 साल से जो छोटा है बच्चा उसके अंदर वेंटिलेशन बैग मिनिमम 450 to 500 ml का उसका कैपेसिटी होगा, कितना 450 to 500 ml। किसके अंदर, बिलो 8 ईयर एज, जो 8 साल से छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट है, नियोनेट है, 8 साल से छोटे हैं उनके अंदर 450 से 500 450 to 500 ml यूज़ करना है कैपेसिटी बैग का। और यदि एडल्ट की बात करें तो 600। अब फिर बात आती है नियोनेट साइज 250 ml 250 ml का यूज़ करना है, मे बी यूजफुल फॉर प्री टर्म। यदि क्वेश्चन आ जाए प्री टर्म नियोनेट के लिए जो एम्बू बैग का जो कैपेसिटी होता है बैग का वो कितना होना चाहिए, तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए 250 ml। यदि आपसे पूछ लिया जाए ट्रम है, प्री टर्म नहीं है, ट्रम है, नियोनेट है, इन्फेंट है, चिल्ड्रन 8 साल से छोटा है, तो उसके अंदर 500 ml का यूज़ करना है, एडल्ट का तो 600 ml। यदि तो ये कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, एम्बू बैग की कैपेसिटी से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपके राइट आंसर जाने चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग CPR द लीवर इज द ऑर्गन मोस्ट इजीली डैमेज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि CPR देते समय ऐसा कौन सा बॉडी का ऑर्गन है जो मोस्ट कॉमनली डैमेज होने के जिसके चांस होते हैं, उसका नाम है लीवर, हेपेटो, ठीक है। ड्यूरिंग CPR द लीवर इज द ऑर्गन मोस्ट इजीली डैमेज फ्रॉम प्रेशर ओवर द Gifford प्रोसेस, क्योंकि Gifford प्रोसेस के ऊपर प्रेशर पड़ने से क्या होता है, ये जो अपना लीवर है, लीवर की लोकेशन क्या होती है, एक चट देखे तो इस तरह से लीवर होता है, यहाँ से अपना स्टर्नम गुजरता है, इसके पास से स्टर्नम होता है, ठीक है। स्टर्नम का लोअर प्रोसेस क्या होता है, Gifford होता है। तो ये अपर राइट आउटर क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक है, तो इस लेवल पे ये प्रेशर हो पड़ेगा तो लीवर डैमेज होने के चांस है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो लेफ्ट वाला लोब है, लीवर का लेफ्ट लोब कहाँ जाता है, इस वाले एरिया में जा रहा है, ठीक है, जहाँ स्टर्नम है, ठीक है, तो उस वजह से क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। फिर नेक्स्ट बात करें तो ये आपका राइट क्वेश्चन एकदम सही जाना चाहिए कि कौन सा डैमेज होता है, लीवर। CPR के दौरान लीवर मोस्ट कॉमनली डैमेज ऑर्गन है। नेक्स्ट बात करें अपन स्टूडेंट, अब अपने को क्या देखना है, एक वीडियो देखना है, वीडियो क्लिप देखना है, जिससे कि क्या हो जाएगा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से CPR देना होता है। देखो ये पेशेंट है, सबसे पहले अपन बात करें तो ये देखो इसके अंदर ब्लड विल नॉट सर्कुलेट, जब कब करना है अपने को CPR, जब हार्ट स्टॉप हो जाए, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाए, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट का हो जाए, ख़राब हो जाए, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाए, तो क्या करना है अब अपने को, ये देखो हार्ट का फंक्शन नहीं हो पा रहा है,
तो अब इसको अपने को वापस रिसस्टेट करना है। तो रिसस्टेट करने के लिए क्या करना होगा अपने को, पेशेंट सुपाइन पोजीशन है, इसमें सुपाइन पोजीशन है और पेशेंट ये क्या है, रेस्क्योर है। तो अब सीपीआर अपन देने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझना है कि सीपीआर कैसे देते हैं, ठीक है। ये एक फर्स्ट एड टेक्निक है सीपीआर इज ए फर्स्ट एड टेक्निक, ठीक है। लाइफ सेविंग प्रोसेस है जो कि इमरजेंसी क्रिटिकल केयर के अंदर अपन यूज़ करते हैं। तो पेशेंट एकदम लाइव फ्लैट रहना चाहिए और जब रेस्क्योर आएगा, ठीक है, नो फर्दर डेंजर टू द विक्टिम फॉर द रेस्क्योर, उसके आसपास कुछ और नहीं होना चाहिए, सीन और सेफ्टी होना चाहिए। चेक फॉर रेस्पॉन्स, फिर रेस्पॉन्स चेक करना है और रेस्पॉन्स चेक कर रहा है उसके बाद में क्या करना है, इस तरह से उसको उसके सीक्रेशन रिमूव होए उसके लिए उसको इस तरह से लेटा देना है लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, ताकि सीक्रेशन रिमूव हो जाए। फिर क्या करना है, कॉल फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए कॉल करना था, ठीक है, इमरजेंसी के लिए कॉल करना है। एंड देन ये कॉल कर दिया इमरजेंसी के लिए। फिर नेक्स्ट बात करें अपन कि एईडी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर अपन ने पढ़ा स्टार्टिंग में, ये इस तरह से एईडी इंस्ट्रूमेंट होता है और एम्बुलेंस के लिए कोड ब्लू के लिए अपन बोल देंगे। फिर क्या किया था अपने स्टूडेंट, पल्स चेक की थी, ठीक है, पल्स चेक किया, यहाँ पे कौन सी कैरोटिड पल्स है। और फिर क्या करना है, पल्स चेक करने के बाद में ब्रीदिंग देना है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद में क्या देना है, कंप्रेशन, ठीक है, ये क्या है, कंप्रेशन इसमें शो है, क्लियर है, इस तरह से कि इसमें शो किया गया है किस तरह से आपको ब्रीदिंग देनी है, किस तरह से आपको कंप्रेशन देना है, क्लियर है। और इस तरह से इस पेशेंट को क्या किया गया, इस तरह से लेटाया गया है और विजुअलाइज द सेंटर, इस तरह से सेंटर फिक्स करना है आपको, ठीक है। इसमें सेंटर फिक्स कर लिया, ये 1/3 पार्ट हो गया लोअर। और इस तरह से हैंड रखना है एक दूसरे के ऊपर, इंटरलॉक द फिंगर्स, ठीक है, फिंगर्स को इंटरलॉक करना है और इंटरलॉक करने के बाद एक के ऊपर एक इस तरह से, और स्ट्रेट होनी चाहिए हैंड, क्या होनी चाहिए। और कंप्रेशन कितने देने हैं स्टूडेंट, 100 कंप्रेशन पर मिनट, ठीक है। अपन ने पढ़ा कितने कंप्रेशन होने चाहिए, 100, और डेप्थ होनी चाहिए 1.5 to 2 इंचेस, क्या होना चाहिए, इसकी डेप्थ होनी चाहिए। फिर देखें तो कंप्रेशन 30 कंप्रेशन देंगे, ठीक है, 30 कंप्रेशन देने के बाद में टिल्ट किया, टिल्ट करके नाक को पिंच करना है, नोज को पिंच किया, ये देखो नोज को पिंच किया है, नोज को पिंच करने के बाद में उसने रेस्क्यू दे दिया, टू रेस्क्यू ब्रीथ, ठीक है। तो 30:2 अपन पढ़ते हैं। फिर सीपीआर इस तरह से कंटिन्यू रखना है अपने को। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। और फिर डिफिब्रिलेशन यूज करना है, ठीक है। अभी भी यदि पेशेंट को फ़ायदा नहीं हुआ है तो डिफिब्रिलेशन ऐसा डिवाइस होता है, उसको इस तरह से प्लेस कर देना है, एक तो बेस पे और एपेक्स वाले पार्ट पे, दोनों इसके पैड लगा देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स दोनों रख देंगे, एक अपेक्स पे और एक बेस पे, जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई करेगा हार्ट को, गिव शॉक, ठीक है, जिससे कि शॉक प्रोवाइड हो जाए। और उसके साथ साथ क्या देना है, फिर सीपीआर देना है, 5 साइकिल दी जाती है, ठीक है, 5 बार, ठीक है, 5 साइकिल दी जाती है सीपीआर की, 5 साइकिल्स 5 टाइम्स यूज़ किया जाता है। इस तरह से अपन ये पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन कि ब्रेन डैमेज की कितने टाइम बाद डैमेज हो जाता है ब्रेन। जिस तरह से अपन ने पढ़ा लीवर डैमेज होता है जब अपन सीपीआर देते हैं, बट जब यदि आप सीपीआर प्रोवाइड नहीं करोगे, पेशेंट यदि सीपीआर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं होगी ब्रेन तक। अपन ने पढ़ा था कि ब्रेन फंक्शन को प्रॉपर रखने के लिए अपन सीपीआर दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसको मेंटेन करने के लिए यदि ब्रेन डैमेज कितने टाइम बाद हो जाता है, 4 to 6 मिनट विदाउट कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन, यदि कार्डियो और पल्मोनरी लंग्स और हार्ट यदि काम नहीं कर रहा है पेशेंट का, तो उसके बाद 4 to 6 मिनट्स के अंदर ब्रेन डैमेज हो जाता है। ये आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम बाद, कितने मिनट बाद ब्रेन डैमेज हो जाता है, तो 4 to 6 मिनट्स आफ्टर ब्रेन डैमेज हो जाता है। एक मैन्योवर होता है स्टूडेंट्स जिसका नाम है हेमलिच मैन्योवर। ये इमेज शो हो रही है, आपसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस इमेज में कौन सा मैन्योवर शो हो रहा है, तो ये है हेमलिच मैन्योवर। हेमलिच मैन्योवर में देखो ये वृष्ट है बच्चे की, वेस्ट ये जो कमर है, कमर के यहाँ से हाथ लेके जाना है और इस तरह से रखना है हाथों को, देखो इस तरह से मुट्ठी बंद कर लेनी है
और 5 टाइम क्या करना है, प्रेस करना है, जिस वजह से यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है। हेमलिंच मैन्यूवर शुड ओनली बी इनिशिएटेड व्हेन एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड, जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है जब ही इसको यूज़ करना चाहिए। द थ्रस्ट शुड बी डिलीवर अबोव अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के अबोव इसको देना चाहिए। ठीक है। जो अम्बलाइकस होता है उसके, मान लो ये अम्बलाइकस है, ये जीफोइड प्रोसेस है ये वाला, तो इसके यहाँ पे इस मिड पे यहाँ पे अपने को ये थ्रस्ट देना होता है। फिर नेक्स्ट बात करें, ड्यूरिंग रेस्क्यू ब्रीदिंग इन CPR द विक्टिम विल एक्सेल बाय नॉर्मल रिलैक्सेशन ऑफ द चेस्ट। जब आप रेस्क्यू दे रहे हो, ठीक है, ड्यूरिंग रेस्क्यू ब्रीदिंग इन CPR द विक्टिम विल एक्सेल बाय नॉर्मली रिलैक्सेशन ऑफ चेस्ट। नॉर्मल मेथड से उसको रिलैक्सेशन करना है, एक्सेलेशन करना है। नेक्स्ट बात करें तो एमिडोरिन को, एमिडोरिन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, एमिडोरिन कब कब यूज़ किया जाता है, एक एंटी एरिथमिक ड्रग है एमिडोरिन, ठीक है, जो कि प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया विद ए पल्स, पल्स के साथ, विदाउट पल्स नहीं, पल्स के साथ, क्योंकि विदाउट पल्स होगा तो अपन शॉक यूज़ करते हैं स्टूडेंट, और पल्स है तो अपन ड्रग यूज़ करेंगे जिसका नाम है एमिडोरिन। एट्रियल फिब्रिलेशन कंडीशन में और एट्रियल फ्लटर कंडीशन में। ठीक है। एट्रियल फ्लटर कंडीशन कैसे होगी, थोड़ी इस तरह से, ठीक है, ये होती है एट्रियल फ्लटर कंडीशन। यदि एट्रियल फिब्रिलेशन की बात करें तो इस तरह से ये होती है एट्रियल फिब्रिलेशन, इस तरह से शो होगी। ठीक है। जो पी वेव है वो इस तरह से शो हो जाएंगी एट्रियल फिब्रिलेशन में, और एट्रियल फ्लटर में इस तरह से, और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में किस तरह से होगी स्टूडेंट, ये भी रिसेंटली एग्जाम्स में पूछा गया इस तरह से। यदि इस तरह से शो रहा है ECG के अंदर तो ये क्या है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ठीक है। और प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह से यदि आपको कंडीशन शो होती है पेशेंट के अंदर तो एमिडोरिन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एमिडोरिन क्या है, एक एंटी एरिथमिक ड्रग है। फिर नेक्स्ट बात करें, इफ ECG स्ट्रिप सो इंडिकेट द क्लाइंट इज वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ठीक है। और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया शो होता है, ये अपना हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी चेक द क्लाइंट पल्स प्रेशर। ठीक है। यदि पेशेंट इफ ECG स्ट्रिप शो इंडिकेट द क्लाइंट इज वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, यदि आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं और आपके सामने कार्डियक का पेशेंट है और आप क्या चेक कर रहे हैं, उसके अंदर ECG की स्ट्रिप चेक कर रहे हैं, ECG स्ट्रिप में क्या दिखाई दे रहा है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। इस तरह से जो वेव्स बनती है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की वेव्स बनती है, यदि ये शो होती हैं तो आपको क्या करना है, नर्स का पहला एक्शन क्या है, पल्स प्रेजेंस, पल्स चेक करना ही नर्स का फर्स्ट एक्शन है। जब मॉनिटर के अंदर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कंडीशन शो होती है तो नर्सिंग ऑफिसर का सबसे पहला कार्य क्या है, पल्स को चेक करना। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, चेक पल्स प्रेजेंस। फिर नेक्स्ट बात करें, पुपिलरी रिएक्शन इज द बेस्ट इंडिकेशन ऑफ वेदर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज बीन रीच द क्लाइंट ब्रेन। आप CPR दे रहे हैं और CPR के समय यदि CPR देते समय आपको क्या प्यूपिल भी चेक करनी है। जो प्यूपिल होती है, प्यूपिल क्या होती है, आइज़ के अंदर जो आइरिस मसल होती है, आइरिस मसल होती है गोल गोल राउंड राउंड, उसके बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं क्या, प्यूपिल। ठीक है। ये प्यूपिल जब आप लाइट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइट डालेंगे तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। ठीक है। लाइट की वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, क्योंकि लाइट डालने की वजह से कौन सा एक्शन देखने को मिलता है, लाइट की वजह से पैरासिम्पैथेटिक एक्शन आता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन। ये भी रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट कि कौन से एक्शन के कारण प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, सिंपैथेटिक एक्शन के कारण होता है या पैरासिम्पैथेटिक एक्शन। तो आपका राइट आंसर जानना चाहिए पैरासिम्पैथेटिक एक्शन। ये रिसेंटली एम्स पटना के अंदर पूछा गया। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि प्यूपिल दैट रिमेन वाइडली डायलेटेड, यदि प्यूपिल डायलेटेड है, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है, इट मीन्स एंड डो नॉट रिएक्ट टू लाइट में इंडिकेट लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब है ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची है एंड दैट सीरियस ब्रेन डैमेज में हैव अकर्ड, और पेशेंट का सीरियस डैमेज हो चुका है। आप CPR दे रहे हैं, उस समय CPR देते समय ही आपको उस प्यूपिल को भी चेक करना है, क्योंकि प्यूपिल
आपको ये बताएगा कि ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि ब्रेन तक यदि 4 to 6 मिनट्स तक भी यदि ऑक्सीजन आपका CPR के थ्रू ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो उसका प्यूपिल क्या रहेगा, डायलेट का डायलेट रह जाएगा। ठीक है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि ब्रेन डैमेज हुआ है या नहीं। फिर नेक्स्ट बात करें, डिफिब्रिलेशन इज परफॉर्मिंग फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कंडीशन हो जाती है तो स्टूडेंट अपन क्या यूज़ करते हैं, डिफिब्रिलेटर यूज़ करते हैं। एंड और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया विदाउट पल्स, जब पल्स नहीं है, जब पल्स रहेगी तो क्या यूज़ करेंगे अपन, कार्डियो वर्जन यूज़ करेंगे, जिसके अंदर अपन ड्रग यूज़ करते हैं एम्यूडोरॉन। ठीक है, जो कि एंटी एरिथमिक ड्रग है। और यदि पल्स है, टेकिकार्डिया विदाउट पल्स, पल्स नहीं है उसके अंदर, तो क्या यूज़ करेंगे अपन, डिफिब्रिलेटर और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट बात करें, ट्रांसक्यूटेनियस पैड शो बी प्लेस्ड ऑन द क्लाइंट विद 3rd डिग्री हेड ब्लॉक। हेड ब्लॉक के डिफरेंट टाइप होते हैं स्टूडेंट, अपन बात कर लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, हेड डिग्री के 3 टाइप्स होते हैं, 3 डिग्री होते हैं। हेड डिग्री कितने डिग्री का होता है, 3 डिग्री के अपन पढ़ते हैं। ठीक है, 3 डिग्री अपन पढ़ते हैं हेड डिग्री, जिसके अंदर फर्स्ट डिग्री होता है, फर्स्ट डिग्री हेड ब्लॉक। ठीक है, फर्स्ट डिग्री हेड ब्लॉक। सेकंड डिग्री के अंदर 2 आते हैं, मोबिज फर्स्ट, ठीक है, मोबिज सेकंड और मोबिज फर्स्ट सेकंड डिग्री हेड ब्लॉक के अंदर आते हैं। ठीक है, और 3rd डिग्री का 3rd डिग्री हेड ब्लॉक। ठीक है, जिसको कंप्लीट हेड ब्लॉक भी बोला जाता है, कंप्लीट हेड ब्लॉक। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। तो कंप्लीट हेड ब्लॉक 3rd डिग्री, सेकंड डिग्री के अंदर 2 आते हैं, मोबिज फर्स्ट और सेकंड। और मोबिज फर्स्ट को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, वेन की बैक। ठीक है, वेन की बैक भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार कि मोबिज फर्स्ट को क्या बोला जाता है। और फर्स्ट डिग्री हेड ब्लॉक, हेड ब्लॉक 3 टाइप्स के होते हैं। इस तरह से आप सुपरफिशियली पढ़ सकते हैं। जो 3rd डिग्री का है, ये वाला 3rd डिग्री जो कंप्लीट हेड ब्लॉक है, उसके अंदर क्या होता है, अपने को ट्रांसक्यूटेनियस पैड्स यूज़ करने हैं फॉर क्लाइंट हुई सिम्टोमेटिक ट्रांसक्यूटिंग पेसिंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। इससे क्या होता है, शॉक प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3rd डिग्री हेड ब्लॉक का मतलब है पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जाने वाला है, और उससे ट्रांसक्यूटेनियस पैड लगा देंगे, उससे क्या हो जाएगा, शॉक प्रोवाइड होगा पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एन एडल्ट स्टर्नम शुड बी डिप्रेस्ड 2 इंच। एडल्ट के अंदर अपन ने पढ़ लिया अभी कि कितना इंच कितना प्रेस करना है, 2 इंच प्रेस करना है। 2 इंच मीन 5 सेंटीमीटर विद ईच कंप्रेशन टू इंश्योर एडुकेट हार्ट कंप्रेशन, ताकि हार्ट का अच्छे से कंप्रेशन हो सके। नेक्स्ट बात करें, इफ़ चेस्ट वाल इज नॉट राइजिंग विद रेस्क्यू। आप रेस्क्यू कर रहे हो और राइज नहीं होती है, चेस्ट वाल नहीं होती है, यदि वो राइज नहीं होती है तो क्या करना है, द हार्ट शुड बी रिपोजिशन एंड फर्स्ट टू इंश्योर दैट द एयरवे इज एडुकेटली ओपन। तो क्या करना है, फर्स्ट से उसको वापस से उसको रिपोजिशन करना है। यदि आप CPR दे रहे हैं, CPR देते समय कंप्रेशन देने के बाद में आपने एयर दी तो वो मान लो चेस्ट का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंशन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, वापस से पेशेंट को वापस से रिपोजिशन करना है, इधर से उधर हिलाना है, उसको रिपोजिशन करना है, और फिर उसका वापस से एयरवे चेक करना है। प्रायोरिटी ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट फॉर एसिटामिनोफेन ओवरडोज। जब भी एसिटामिनोफेन की ओवरडोज हो जाती है, एसिटामिनोफेन किसको बोला जाता है स्टूडेंट, पैरासीटामोल को। जब भी पैरासीटामोल की पॉइजनिंग हो जाती है तो अपने को क्या करना चाहिए, सबसे पहले है प्रायोरिटी असिस्ट द एयरवे। स्टूडेंट जो एनक्लेक्स बेस के क्वेश्चन आते हैं वो प्रायोरिटी बेस्ड होते हैं और मेस्लो हियरार्की पे काम करते हैं। जो मेस्लो हियरार्की अपन पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले एयरवे अपन को मेंटेन करके रखना होता है। तो एयरवे सबसे प्रायोरिटी देंगे जब भी एसिटामिनोफेन की पॉइजनिंग हो जाती है। फिर नेक्स्ट बात करें, एडमिनिस्टर चारकोल। और चारकोल क्या है, यूनिवर्सल एंटीडोट है। ये अपने आप में क्या है, एक यूनिवर्सल एंटीडोट। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्टूडेंट कि यूनिवर्सल एंटीडोट किसे कहा जाता है, तो चारकोल को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल एंटीडोट बोला जाता है। इफ़ लेस देन 4 आवर, यदि एसिटामिनोफेन की पॉइजनिंग हुए पेशेंट को 4 आवर हुए हैं तो आपको क्या देना है, एक्टिवेटेड चारकोल। आफ्टर क्या करना है, चेक सीरम एसिटामिनोफेन लेवल चेक करना है, चेक 4 आवर पोस्ट इंजेक्शन। ये कब करना है,
जब भी एसिटामिनोफेन की जो पॉइजनिंग हुई है उसके 4 घंटे के बाद क्या करना है, सीरम एसिटामिनोफेन लेवल चेक करना है। और उसके बाद में एडमिनिस्टर क्या कर देना है, एंटीडोट, जिसका नाम है N-एसिटाइलसिस्टीन। N-एसिटाइलसिस्टीन काफ़ी बार पूछा गया है कि एसिटामिनोफेन का, पैरासीटामोल का जो एंटीडोट है उसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, N-एसिटाइलसिस्टीन। और पैरासीटामोल एसिटामिनोफेन क्या है, एक हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है, वो क्या कर सकती है, पेशेंट के अंदर जॉन्डिस भी कर सकती है, इसलिए बिलिरुबिन लेवल भी चेक करना है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक सीरम एसिटामिनोफेन लेवल, और उसके अंदर बिलिरुबिन लेवल भी चेक करना है। नेक्स्ट बात करें अपन, केयर ऑफ चिल्ड्रन विद एन एसिटामिनोफेन ओवरडोज इज बेस्ड ऑन टाइम ऑफ इंजेक्शन। ये किस पर डिपेंड है, जब भी एसिटामिनोफेन की पॉइजनिंग हो जाए तो उसको कैसी केयर प्रोवाइड करनी है, व्हाट टाइप ऑफ केयर भी प्रोवाइड, तो ये किस पर डिपेंड है, टाइम ऑफ इंजेक्शन की, उसने कितने टाइम हो चुका है उसको लिए हुए, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ट्रीटमेंट हमेशा कब किस पर डिपेंड करता है, हमेशा या तो डिजीज़ का क्रोनिक है, एक्यूट है, उस पर डिपेंड करता है। उसी तरह से यहाँ पे भी टाइम ऑफ इंजेक्शन पे डिपेंड करता है कि क्या प्रोवाइड कराना चाहिए पेशेंट को। फिर बात करें, इमीडिएट केयर ऑफ चाइल्ड इज इंश्योर टू एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। ठीक है, और इमीडिएट केयर प्रोवाइड करवाएंगे चाइल्ड को ताकि एयरवे सही रहे, ब्रीदिंग सही रहे और सर्कुलेशन सही रहे। फिर नेक्स्ट बात करें, द करंट सीपीआर गाइडलाइन कॉल फॉर, करंट जो सीपीआर की गाइडलाइन है स्टूडेंट वो क्या है, CAB। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया करंट क्या है, CAB, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, बैक स्लेप्स आर डिलीवर्ड रैपिडली एंड फोर्सफुली विद हील ऑफ हैंड बिटवीन द इन्फेंट एंड सोल्जर। ठीक है, जब भी अपन, अब यदि फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन हो जाता है बच्चे के अंदर, छोटे बच्चे के अंदर यदि हो रहा है तो उसके अंदर कौन सा मैन्यूवर अपनाना है, अपने को हेमलिच मैन्यूवर वहाँ नहीं अपनाना है, वहाँ पे कौन सा अपनाना है, इस तरह से जो थाई है, थाई वाले पार्ट पे इस तरह से बच्चे को प्रोन पोजीशन में रखना है, प्रोन पोजीशन में रखना है। ठीक है, वन हैंड नीचे रहेगा और ऊपर जो अपना स्केपुला है पीछे की तरफ, यहाँ पे स्केपुला है, ठीक है, स्केपुला बोन है, उनके बीच में क्या देना है, स्लेप मारना है 5 बार। ठीक है, बैक स्लेप्स आर डिलीवर्ड रैपिडली एंड फोर्सफुली विद द हील ऑफ हैंड। जो ये हैंड है, यहाँ की जो ये हील है, ठीक है, यहाँ से क्या करना है, जोर से मारना है ताकि बच्चे का जो कुछ भी उसने उसके यहाँ पे एयरवे के अंदर कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कुछ भी उसने छोटा कोई भी ऑब्जेक्ट उसने अंदर क्या कर लिया है, इनहेल कर लिया है। ठीक है, एयरवे के अंदर, ट्रेकिया के अंदर, यदि वहाँ से निकालना है तो बच्चे को इस तरह से करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, ऑब्जर्व द चाइल्ड क्लोजली इज द नेक्स्ट एक्शन आफ्टर डिलीवर एब्डोमिनल थ्रस्ट टू ए चाइल्ड हु हैव चोकिंग फॉरेन बॉडी। ठीक है, तो ऑब्जर्व द चाइल्ड क्लोजली, तो नर्स का क्या एक्शन है, अच्छे से उसको क्लोजली ऑब्जर्व करे बच्चे को। नेक्स्ट एक्शन ये रहेगा, आफ्टर डिलीवरिंग द एब्डोमिनल थ्रस्ट, जब आप उसको थ्रस्ट दे दो, ठीक है, थ्रस्ट प्रोवाइड कराने के बाद उसको क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करें, कैरिंग इंडिकेट्स दैट द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज रिलीव्ड। ठीक है, आप कैसे पता करेंगे कि उसका ऑब्स्ट्रक्शन निकल चुका है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हट चुका है। नो एडिशनल थ्रस्ट आर नीडेड, ठीक है, जिससे की जरूरत नहीं पड़े। हाउएवर द चाइल्ड नीड टू बी ऑब्जर्व क्लोजली फॉर कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस टू मेंटेन द बेस्ट परफॉर्मेंस। इट इज़ रिकमेंडेड दैट कंप्रेशन बी गिवन एट रेट ऑफ 100 पर मिनट। इस रेशो से क्या देना है अपने को, CPR देना होता है, और 2 ब्रीथ फॉर 1 रेस्क्यू। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये क्या है, ओवरव्यू है स्टूडेंट, जो अभी तक अपन ने CPR पढ़ा उसका ये समराइज है। ठीक है, कि न्यूनेट और मंथ्स, न्यूनेट है और 2 महीने से जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट है, चिल्ड्रन और एडल्ट के अंदर किस तरह से अपने को कंप्रेशन देना है, किस तरह से उसके अंदर क्या रहेगा। ठीक है, तो कंप्रेशन किस तरह से देना होता है। न्यूनेट और न्यूबॉर्न की बात करें तो ये क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार, 90 पर मिनट यूज करना है। ठीक है, जो कंप्रेशन 90 पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 90 कंप्रेशन देने हैं न्यूबॉर्न के अंदर। और जबकि इन्फेंट और एडल्ट चिल्ड्रन की बात करें तो 100 to 120 पर मिनट अपन ने पढ़ा। फिर नेक्स्ट बात करें, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो जो होता है, न्यूनेट की बात करें तो 3:1। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन कर सकता है, बट ये क्वेश्चन एकदम सही है, आपके काफ़ी बार पूछा गया है कि न्यूनेट के अंदर यदि अपन बात करें 2 रेशियो हो, चाहे 2 रेशियो हो चाहे 1 रेशियो हो। ठीक है,
कितना रहेगा, 3:1 ही रहेगा, ठीक है। और फिर बात करें अपन नेक्स्ट, इन्फेंट के अंदर और एडल्ट के अंदर 1:1 है तो 3:2 आएगा कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो। और यदि अपन बात करें इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर यदि 2:1 है तो 15:2 हो जाएगा कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो। और यदि एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के अंदर चाहे 1 हो रेस्क्योर चाहे 2 हो, कितने रहेगा, 30:2 ही कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो रहेगा।